सबसे पहले बड़ी खबर जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बन चुकी है। पश्चिम बंगाल के नए सीएम के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले ली है। ये बड़ी खबर इस समय की पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री, नवे मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी बन चुके हैं। उन्होंने शपथ ली बंगाली भाषा में। बता दें आपको, ये बहुत बड़ी खबर है। आज इस समय की कुछ देर पहले उन्होंने शपथ ली है। दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ली है। अग्निमित्रा पॉल जो आसनसोल से विधायक बनी है, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बता आपको ये भी दें कि अशोक कितनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और ये एक और नाम खुदीराम टूडू ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये 5 नाम है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें एक नाम निश्चित प्रमाणिक का भी है। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो ये बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब भाजपा सरकार, बीजेपी ने पहली बार विधानसभा चुनाव में 293 में से 207 सीटें जीती, 2/3 से ज्यादा का बहुमत प्राप्त किया। और अभी की जो जानकारी है वो यही है कि शपथ ले ली है शुभेंदु अधिकारी ने बंगाली भाषा में। जरा देखिए किस प्रकार से शपथ ली। সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण। तो आपने देख लिया शुभेंदु अधिकारी ने किस प्रकार से शपथ ली। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला मुख्यमंत्री बना दिया है शुभेंदु अधिकारी। आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने शपथ ली। बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुभेंदु प्रधानमंत्री मोदी के पास गए, उनके पैर छुए, उनसे बातचीत करते नजर आए। बंगाल के गवर्नर आरिफ नवीन ने किस प्रकार से उनको शपथ दिलाई वो हमने आपको दिखाया। साथ में किन मंत्रियों ने शपथ ली उनके नाम भी हम आपको एक बार पुनः बता देते हैं। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कितनिया और निश्चित प्रमाणिक की वो नाम है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में मोदी ने मंच पर रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी 165वीं जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा भी दिया शुभेंदु अधिकारी को। तमाम चीजें हमने देखी। अब करेंगे इस पूरे बड़े सियासी घटनाक्रम पर बात। बता आपको दे कि हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले जान लीजिए डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक कनेक्ट हो गए हैं। विश्वनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले बधाई हरगोविंद अरोड़ा जी। बहुत बड़ा सपना था भारतीय जनता पार्टी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती पर कमल खिला, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं नई सरकार से बंगाल के परिप्रेक्ष्य में? वंदे मातरम, जय श्री राम जी। आज बंगाल की धरती पे जर्रा जर्रा वंदे मातरम और जय श्री राम की गूंज से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और अभी आपने कहा बधाई, बधाई न केवल भारतीय जनता पार्टी के भारतवर्ष में कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है, उनकी वर्षों की मेहनत है। कन्याकुमारी तक भारत का हर वो सनातनी है जिसने ये देखा कि बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है, मुहर्रम की धरती नहीं है। और बंगाल की जनता का साधुवाद कि उन्होंने न केवल बंगाल को बचाया, देश के भूगोल को बिगड़ने से बचाया।
भारत की रक्षा की, क्योंकि घुसपैठियों के आने का मार्ग बंगाल था। यदि आज भी वो कदम न उठाते तो यहां इजराइल और गाजा पट्टी जैसे हालात हो जाते। और जनता ने जिस भारतीय जनता पार्टी पर इतना विश्वास दिखाया, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, शासक नहीं सेवक के रूप में बंगाल की जनता के हितों में काम करेंगे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे चलते हुए अखंड भारत का संकल्प लेकर वहां विकास अंतिम पायदान पे खड़े बंगाल के सामान्य नागरिक तक पहुंचेगा। ठीक है, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं, 5 नेताओं ने अन्य शपथ ली, डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस शुरुआत को? पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी इंडिया शासित राज्यों के पहुंचे। हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखा किस प्रकार से उन्होंने वो गमछा उड़ाया उनको, एक वो भी शायद एक पॉलिटिकल मैसेज रहा या जो भी। किस प्रकार से आप देखते हैं तमाम चीजों को, विश्वनाथ जी? धन्यवाद। देखिए आशीष जी, ये एक ऐतिहासिक केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं है, भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की एक नई गाथा है। एक अकेला राज्य ये था जहां पर ऐसी परिस्थितियां बन रही थीं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये राज्य भारतीय गणराज्य से अलग होना चाह रहा है और पूरी तैयारी कर चुका है। आप देखिए पश्चिम बंगाल की घटनाक्रम को लेकर के बांग्लादेश के एक सांसद का क्या बयान आता है। वो सीएम, आउटगोइंग सीएम को ये बताता है कि आप प्रयास करिए, आप स्वयं अलग हो जाइए, हम आपके साथ हैं, हमारे बांग्लादेश के लोग आपके साथ हैं। आप कल्पना करिए, अकारण तो कोई किसी को सलाह नहीं देता है। अगर उसको वहां पर कुछ अपने फेवरेबल परिस्थितियां नहीं दिखती है, छोटी चीज नहीं है, बंगाल में एक बड़ा बदलाव है। मैं ये कह सकता हूं कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अवसर है। ये भगवा युग की शुरुआत है, जो सनातन धर्म जिसको समाप्त करने के लिए वहां पूरा प्रयास किया गया, जिस राज्य को तोड़ करके उसको एक अलग देश बनाने की राह पे निकल पड़े थे, जहां पर बाहर के घुसपैठियों को लाकर बसाकर अपनी एक व्यवस्थागत एक सिस्टम बना करके और देश को और जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको हाईजैक करने का जो प्रयास था, उसका समापन हुआ। मुझे लगता है इससे महत्वपूर्ण अवसर नहीं हो सकता है, कम से कम ये छोटी चीज नहीं है। मैं इसको केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखता हूं, इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है, बंगाल के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां का कलकत्ता कभी भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करता था, क्या से क्या बना दिया। अच्छा, ये जो मंत्रिमंडल हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके, 5 जिन्होंने शपथ ली है, दिलीप घोष से लेकर अग्निमित्रा पॉल तक, इसमें इस कॉम्बिनेशन को आप किस प्रकार से देख रहे हैं बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक? सर वो भी बताइएगा, क्योंकि इसमें पुराने चेहरे भी दिखाई दिए, इसमें महिला का भी, मतुआ समुदाय भी दिखाई दिया। ये किस प्रकार से आप देख रहे हैं? आदिवासी समाज भी इसमें दिखाई दिया है अब तक ये 5 नामों में। देखिए, अब भारत की राजनीति में एक चीज आप ध्यान दिया होगा हम लोगों ने कि अब ये समझ में आ गया है सभी को कि देखिए, जो मुस्लिम खेल चलता था कि मुस्लिम एक तरफ वोट करेंगे तो बाकी हिंदू दूसरी तरफ वोट नहीं करेंगे, वो टूटेंगे तो जोड़ करके हम सरकार बना लेंगे, वो जो नैरेटिव था उसको पश्चिम बंगाल ने ध्वस्त कर दिया है। अब क्या है, अब पता है कि अगर एक मुस्लिम इकट्ठा वोट देंगे तो हिंदू भी काउंटर उसका कर सकते हैं। इसको तोड़ने के लिए देखिए, ये बीजेपी को भी समझ आता है, ये चीजें समझ में आई, इसलिए सभी वर्गों को ऑन बोर्ड रखने का प्रयास है। कोई वर्ग ऐसा ना हो जो स्वयं को उपेक्षित महसूस करे, कोई ऐसा बड़ा नेता ना हो जिसने बहुत प्रयास किया हो। देखिए, ये दशकों की मेहनत है बीजेपी के लोगों की, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत मेहनत की है लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है। तो जिन्होंने मेहनत की है उन सबको अब सत्ता अगर हाथ में आई है तो उस सत्ता में उनको एहसास हो कि उनकी भी भागीदारी है, उनका भी सम्मान है, उनको भी भूला नहीं है ये सत्ता का जो सिस्टम है, बीजेपी का जो सेटअप है जो आज आगे आया है, इसका प्रयास किया गया। देखिए, हमने महिला की बात की थी, अग्निमित्रा पॉल एक बहुत आक्रामक नेता है वहां, उन्होंने बहुत प्रयास किया, इस पर कोई दो राय नहीं, बहुत उन्होंने अपमान भी सहा है। तो ये आप किसी भी दिलीप घोष तो वहां के मतलब एक बहुत लंबे, दिलीप घोष का वो वीडियो याद होगा जिसमें उनके साथ बदतमीजी हुई, मारा गया था। हाँ, बिल्कुल, जब एक स्थान पे चले गए थे, तो
कोई नेता ऐसा नहीं, ये नहीं अब है। इसमें निखिल बचा प्रामाणिक कौन? हो, इसमें खुदीराम विश्वनाथ जी टुडू कोई नहीं बचा जिसके ऊपर हमला ना हो, इंक्लूडिंग शुभेंदु अधिकारी। उनको भी घेर लिया था जब वोटिंग हो रही थी, तब वो पहुंचे थे। इसकी भी बात होगी, चूंकि मुख्यमंत्री बन चुके शुभेंदु अधिकारी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमें बदला नहीं, हमें बदलाव चाहिए। 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है पश्चिम बंगाल में, और आज पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आए बंगाली भाषा में। जी हां, आज हम इस तमाम पहलुओं की बात कर रहे हैं कि अब यहां से क्या चुनौतियां आने जा रही हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद है, हरगोविंद अरोड़ा जी को हम देख पा रहे हैं, हम विश्वनाथ मिश्रा जी को देख पा रहे हैं। सर, ये किस प्रकार से देखा जाए इस ऐतिहासिक जीत को, इस भारतीय जनता पार्टी के सूर्योदय को? हरगोविंद अरोड़ा जी, जरा ये बताइए, क्या इसको एक सामान्य सत्ता परिवर्तन के तौर पर हम देखें, या हम जो राजनीतिक संस्कृति रही है पश्चिम बंगाल की, जो हमने देखा है पिछले 10-15 सालों में, उसमें भी बदलाव हम महसूस करेंगे और उसकी बहुत आवश्यकता भी है? हरगोविंद अरोड़ा जी। आशीष जी, मैं बड़ी विनम्रता से ये कहूंगा, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि 15 वर्ष के पश्चात सत्ता में परिवर्तन हुआ है। ये एक युग परिवर्तन हुआ है। इतिहास में देखें तो 800 वर्ष पूर्व बंगाल में शासन सनातनियों का था। फिर उसके बाद आक्रमणकारी आए जिन्होंने सनातन को तहस नहस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, और उन्होंने किया भी। फिर अंग्रेज आए। फिर देखिए ना, बंगाल का दुर्भाग्य, आजादी के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात वो राजनीतिक दल आए जिन्होंने केवल और केवल तुष्टीकरण किया। तो आज सही मायने में देखें तो युग परिवर्तन हुआ है कि 800 वर्ष के पश्चात सनातनी गर्व से, और ये वो बंगाल के नागरिक और बंगाल की संस्कृति की जड़ें थी जिन्होंने मां दुर्गा की कृपा से अपनी संस्कृति को आज तक बचाए रखा। नहीं तो ये तो भूगोल भी बदल देते, ये तो डेमोग्राफी भी बदल देते, ये तो सब कर देते, ये तो उसको मुस्लिम राष्ट्र बना देते। तो आज जो परिवर्तन हुआ है वो जनता ने 800 वर्ष के अत्याचारों को दूर करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो हर सनातनी अब गर्व से सर उठाकर मां दुर्गा की आराधना कर सकेगा और वंदे मातरम और जय श्री राम बोल सकेगा। ये गर्व की बात है बंगाल के लिए। नहीं, अब बस हमको बस इस बात को लेकर सर आश्वस्त कर दीजिए, सर बस मुझे इस बात को लेकर आश्वस्त कर दीजिए कि अब राजनीतिक हिंसा रुकेगी, अब हम बदला नहीं देखेंगे, बदलाव देखेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के मूल में हिंसा तो है ही नहीं जी, वो तो सबका साथ और सबका विकास। हिंसा करने वाले लोगों को तो जनता ने वहां से मार के भगा दिया। और जहां तक जो लोग मां, माटी और मानुष की बात करते थे, वो ममता दीदी जो ना अपनी मां की हुई, यानी अपने राष्ट्र की, ना माटी की जहां से वो पैदा हुई, ना उस मानुष की जिन्होंने उन्हें पलकों पर बिठाया, तो उन्हें ममता दीदी कहने से बेहतर ममता डायन कहना उचित होगा, क्योंकि उन्होंने ही अपनी उन पुत्रियों के वहां बलात्कार होने दिए। तो कोई दीदी तो ऐसा होने नहीं देगी, कोई डायन से ही ये कल्पना की जा सकती है। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम बस वही चाहेंगे कि हिंदुत्व बनाम बंगाल की जो पारंपरिक राजनीति है उसमें भी मुख्यमंत्री अधिकारी बेहतर तालमेल बिठा पाएं, और साथ साथ में जो है ये जो बीजेपी युग की शुरुआत हुई है उसमें एटलीस्ट ये जो राजनीतिक हिंसा है वो रुके। हम कभी नहीं देखना चाहेंगे कि सिटिंग एमपीज के ऊपर पत्थर चले, हम कभी नहीं देखना चाहेंगे कि तमाम बड़े बड़े नेताओं को घेर लिया जाए, ईडी सीबीआई को घेर लिया जाए। हाँ, ये भी अपने आप में बहुत बहुत दुखद है ये पूरे लोकतंत्र के लिए। राम राज्य में पत्थरबाजी नहीं होती, राम राज्य में राजनीतिक हिंसा नहीं होती। इसी राम राज्य की कल्पना ही तो लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, और उन्होंने वो सिद्ध भी किया। ठीक है, ओके। विश्वनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ये तस्वीर क्यों महत्वपूर्ण है वो जानिए जरा। चुनावी हिंसा में मारे गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक स्मारक बनाया गया है। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज दिखाई दी है। कल इनके बारे में बोलते हुए, इनकी संख्या बताते हुए, कुछ नाम बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री भावुक हो गए थे। पहली बार शायद किसी ने उनको भावुक देखा है। और ये जो स्मारक है ये चुनावी हिंसा में मारे गए, हमने देखा किस प्रकार से 2021 में जब 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके बाद में जो हिंसा हुई, 2016 के बाद से जो हिंसा शुरू हुई, उसमें जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया वो मारे गए। राजनीतिक हिंसा जिनकी मैं अभी बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, जरा उनके नाम देखिए। ये बाकायदा एक स्मारक बनाया गया है, भाजपा कार्यकर्ताओं का स्मारक है ये। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई आम सत्ता परिवर्तन नहीं है, उस हिसाब से बिल्कुल मत देखिएगा कि बंगाल में एक नई सरकार बन गई, चुनाव हुआ, जीत गए। नहीं,
ये बहुत बड़ा बलिदान है ये भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का जिनका स्मारक आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चुनावी हिंसा में मारे गए भारतीय जनता पार्टी के उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं का नाम इसमें लिखा गया है इस स्मारक में जो आप देख पा रहे हैं। इस स्मारक स्पेशली बनाया गया है और आज ये तस्वीर सामने आई है जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको पुनः बता दें, कल जब नाम का ऐलान हुआ शुभेंदु अधिकारी के, तो नाम के ऐलान के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे तो वो इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम लेते हुए, इनको याद करते हुए, उनके बलिदान की महत्ता समझाते हुए भावुक हो गए थे। आज ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आम सत्ता परिवर्तन नहीं, ये बहुत खास है और इसीलिए ये आप कह सकते हैं कि ना जाने कितने लोगों के खून से सींची गई है ये जमीन और अब जो है हम देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन बता आपको ये दे कि पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे हम आप बातचीत कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। विश्वनाथ मिश्रा जी, ध्यान देने वाली बात सर ये है कि बीजेपी के गठन के बाद आज मैं जब पढ़ रहा था तो पता चला 1982 में पार्टी ने बंगाल में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी का खाता नहीं खुला था, 34 साल लग गए। भैया एक बार दिखाइएगा, विश्वनाथ मिश्रा जी को दिखाइए और हमारे साथ जो हरगोविंद अरोड़ा जी उनको भी दिखाइएगा। विश्वनाथ मिश्रा जी जरा ये समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि पार्टी का खाता खुलने में 34 साल लग गए थे सर। 2016 में 3 सीटें जीती और तब से जब से टीएमसी को आभास हुआ कि कुछ सामने चैलेंजिंग आ रहा, हिंसा शुरू हो गई और ना जाने कितने कार्यकर्ता मार दिए गए तब से लेकर अब तक। तब पार्टी का वोट शेयर 10.3% के आसपास का था। 2021 में ये बहुत बढ़ा, 38.4% पर आया। 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती लेकिन सरकार नहीं बना पाई, वही रुतबा टीएमसी का बरकरार रहा। इस बार पार्टी ने 45% से ज्यादा का वोट प्राप्त किया, 207 सीटें हासिल की। ये इस लंबे सफर को किस प्रकार से देखा जाए और जो राजनीतिक हिंसा में इतने कार्यकर्ता बलिदानी हुए, जिनकी हत्या की गई, नृशंस हत्या की गई और जिसके बारे में कल बाकायदा हाईलाइट करते हुए नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, किस प्रकार से देखा जाए इसको उस दृष्टिकोण से? विश्वनाथ मिश्रा जी। धन्यवाद आशीष जी। आशीष जी देखिए, ये फिर कहता हूं, ये सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये नृशंस हत्या जो शब्द कहते हैं, अनगिनत हिंदुओं का बलिदान था और जो अपने धर्म के पुनरुत्थान के लिए, अपनी जमीन को वापस पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे थे। आप जब अपना जीवन खतरे में डालते हैं तो सामान्य रिस्क नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसे बंगाल में एक बड़ा भूचाल मानता हूं जिसमें भाजपा के इन कार्यकर्ताओं को सचमुच पूरे देश को नमन करना चाहिए कि उन्होंने भारत के एक बड़े वर्ग, बड़े टुकड़े को देश से अलग होने से बचाया है अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर के। ये छोटी चीज बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक अवसर है। सबसे बड़ा विषय यही है जो इन कार्यकर्ताओं का स्मारक बना है। क्यों? भारत का ये टुकड़ा देश में रह गया है। ये छोटी चीज नहीं है, हमारी सांस्कृतिक चेतना का केंद्र था। ये पश्चिम बंगाल हमारी सांस्कृतिक माँ दुर्गा की भूमि है, वहां स्वामी विवेकानंद की कर्मस्थली थी और उसके बाद जिस तरीके से इसके साथ अन्याय अत्याचार किया गया, वहां की पूरी सांस्कृतिक, पूरी डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया गया, ये मुझे लगता है इसे आप भूचाल के रूप में देख सकते हैं। ये छोटी चीज नहीं है। इसके मुझे लगता है इसके कुछ बहुत तात्कालिक प्रभाव जरूर होंगे। एक चीज जरूर है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, सरकार को जो करना चाहिए, कम से कम अगले 6 महीने तक सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर रखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, हर हत्या जो हुई उस केस को खोला जाना चाहिए, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और जो लोग हैं दे मस्ट बी ब्रॉट टू बुक, उन्हें कानून के सामने उपस्थित करना ही चाहिए। उसके लिए जो भी कानून में सख्ती करनी पड़े, जो यूपी का मॉडल है उसको लागू करना चाहिए, लेकिन उसके सबसे महत्वपूर्ण उससे पहले है कि वहां पर कम से कम 6 महीने सबको आश्वस्त किया जाए कि अगले 6 महीने वहां पर सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी ताकि लोगों में सुरक्षा का भाव जगे। जब आप इस अत्याचारी जो सिस्टम है, सेटअप था पुराना, इसको जब आप इसका मान मर्दन करें, इसका ध्वस्तीकरण करें, तो वो लोग फिर दोबारा चोट न पड़े। नहीं, बस एक चीज है जो मैं समझ पा रहा हूं सर कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती वो कानून व्यवस्था की है, अभी भी है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सेंट्रल फोर्सेस को भले सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, अभी हम आप कह सकते हैं कि वो जो गुंडे हैं वो फिर से घरों से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए उसकी सावधानियों को देखते हुए अभी भी जो है इनका वहां तैनात रहना बहुत आवश्यक है। तो सत्ता परिवर्तन नहीं, आप इसे सियासी क्रांति की संज्ञा दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बन चुका है और उसके पीछे क्या क्या हुआ
उन सब के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। कितना संघर्ष हुआ और तो संघर्ष के बाद में फाइनली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। हरगोविंद अरोड़ा जी फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। हरगोविंद अरोड़ा जी, दिल्ली में मोदी, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, ये एक डबल इंजन हम पश्चिम बंगाल में भी देखने जा रहे हैं हरगोविंद जी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ही क्यों, ये जरा बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम जिन्होंने बहुत कुछ किया भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में, हम अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, तमाम नाम हैं मजूमदार। ये शुभेंदु अधिकारी जी के चयन के पीछे की मुख्य वजह क्या मानी जाए और ये कितना बड़ा संदेश है ये भी बताइएगा, क्यों आवश्यक है बंगाल के लिए शुभेंदु अधिकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में योग्यता का तो कहीं अभाव है ही नहीं जी बिल्कुल। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए तो वहां उन्हें भ्रम हो गया। वहां इतनी बूटियां चमक रही थी कि उनमें से एक संजीवनी को ढूंढ पाना बहुत कठिन हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखता है बंगाल में, और जनता ने इसलिए तो उन्हें समर्थन दिया। लेकिन एक को चुनना, देखिए मुख्यमंत्री का पद तो एक ही होगा और काम तो पूरा संगठन करेगा और संगठन के विचार पर काम होगा। और शुभेंदु जी को राजनीतिक अनुभव है और शुभेंदु जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो वहीं से तो शुरू हुआ था। वो बंगाल में एक परिवर्तन, एक क्रांति के लिए वामपंथ के खिलाफ ममता जी के साथ जुड़े। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ममता तुष्टीकरण की राह पर चल पड़ी और देश की और बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने लगी तो शुभेंदु जी अलग हुए। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राह को चुना और उनके लिए वो राह भारतीय जनता पार्टी थी। तो क्यों ना एक गुणवान और उचित व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया जाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि बंगाल के किसी भी विधायक में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ योग्यता का कहीं अभाव है ही नहीं। नहीं तो ये क्या माना जाए अब यहाँ से जो पश्चिम बंगाल की राजनीति की परिभाषा अब तक हम देखते चले आए हैं, ममता दीदी जब मुख्यमंत्री रही, वो परिभाषा भी हम बदलती देखेंगे। अब राजनीति का मतलब जो है हिंसा नहीं होगी, ये जरा बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। देखिए, इसी परिभाषा को बदलने के लिए तो जनता ने वहां प्रचंड बहुमत दिया, क्योंकि विभिन्न प्रांतों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोगों ने देखी, वो भयमुक्त समाज का निर्माण, यही तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और यही तो राम राज्य है। इसी राम राज्य की कल्पना तो भारतीय जनता पार्टी के मूल में है। 207 सीटें जनता ने आपको दी, लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको मैं कहूंगा, 2/3 से ज्यादा का बहुमत आप लोगों को मिला। क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं और ये जो रिजल्ट है आने वाले कितने महीनों में, कितने वर्षों में हम देख पाएंगे, या ये सवाल पूछना अभी बेमानी है, क्योंकि जिस प्रकार का कैडर टीएमसी का है उन तमाम चीजों को देखना समझना होगा और एक एक करके चीजें हम देखेंगे। सवाल पूछना बेमानी नहीं, सवाल पूछना उचित है। इसको वर्षों या महीनों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। चंद घंटों में ही इसका परिणाम दिखने लगेगा। नहीं अब वो प्रशासन में, वो जमीन पे, वो बंगाल के वातावरण में वो बदलाव तो लोग महसूस कर रहे हैं, वो जो हवा बदली है वो महसूस तो हो रहा है। लेकिन चुनौतियां जो हमने देखी हैं, उन चुनौतियों के लिहाज से अगर आपसे समझूं, क्योंकि भाई जिसको आधार बनाकर आप लोग चुनाव में उतरे, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और बहुत तगड़ा आशीर्वाद दिया, टीएमसी को एक तरीके से उखाड़ फेंका। अब यहाँ से कौन कौन सी चुनौतियां आप लोगों के सामने हैं जिन पे बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है नई सरकार का? देखिए, चुनौतियों से तो भरा पड़ा था बंगाल। अब उनका समाधान भी उसी रफ्तार से किया जाएगा जिस तरह प्रचंड बहुमत उन्होंने दिया। सबसे पहले तो बंगाल का मतदाता आज अपने आप को स्वाभिमानी महसूस कर रहा है। उस निरंकुश शासन से उन्हें मुक्ति मिली, सबसे पहले तो उनका स्वाभिमान लौटा। अब प्रशासन में भी उनकी आस्था लौटेगी और सारी मशीनरी सुचारू रूप से वहां काम करती हुई दिखेगी, क्योंकि अब ये वहां के अधिकारियों और प्रशासन को ये भली भांति समझ आ गया कि अब उन्हें भारत के लिए काम करना है, बांग्लादेश के लिए काम नहीं करना। वो भी भय मुक्त होकर काम करेंगे। ठीक है, जो ममता बानो के राज में भय के वातावरण में काम कर रहे थे, आज वो भी स्वयं अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे होंगे। नहीं ठीक है, और ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सर कि जो राजनीतिक हिंसा हो रही थी वो एटलीस्ट रुके, क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के ही जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको किस प्रकार से याद करेंगे आप आज के इस मौके पर? हालांकि स्मारक बनाया गया, खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने उनको याद किया, और जो भाव भंगिमा हमने प्रधानमंत्री मोदी की देखी, इन तमाम चीज़ों को किस प्रकार से देखा जाए? और जो योगी आदित्यनाथ जी ने अपना गमछा दिया आज शपथ के बाद में, वो क्या मैसेज था? क्या वही मॉडल हम बंगाल में भी देखेंगे जो योगी जी चला रहे उत्तर प्रदेश में?
अरोड़ा जी। देखिए, योगी जी योगी हैं, वो एक मठाधीश भी हैं, मुख्यमंत्री, वो ना केवल मुख्यमंत्री है, मठाधीश भी हैं। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में वो अंग वस्त्र उन्हें उड़ाया और वो आशीर्वाद दिया, और भगवे की वो शक्ति उनके गले में डाली, जिस राह पर उनको चल के तुष्टीकरण की समाप्ति करनी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल की सीमाओं से बाहर करना है। यही संदेश है जो न केवल भारत और पूरे विश्व के लिए है जी। और आपने जहां तक राजनीतिक हिंसा की बात की, राजनीतिक हिंसा करने वाले तो पोटली बोरिया बिस्तरा बांधकर अब भारत की सीमा से बाहर जाने की तैयारी में होंगे, ठीक है। क्योंकि भारत का मूल नागरिक तो हिंसा में विश्वास ही नहीं रखता। नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि जो टीएमसी का मजबूत कैडर नेटवर्क है, जो इनके गुंडे गली गली में हुए हैं, इनको तोड़ना भी बहुत आवश्यक है। तभी जो है एक आप कह सकते हैं कि एक स्थायी समाधान इसका हो पाएगा। हालांकि अब सरकार बनी है, आज शपथ हुआ है, तमाम चीज़ें हम भविष्य में देखेंगे। हरगोविंद अरोड़ा जी सर, आपने समय दिया, बहुत आभार आपका। हमारे साथ कुछ देर के लिए विश्वनाथ मिश्रा जी भी जुड़े थे, अब विश्वनाथ मिश्रा जी का बहुत आभार। लेकिन बंगाल में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद में अब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।